नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस डेली क्विज में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। भारत और मालदीव 2009 से इक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। दोस्ती एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, वह द्विवार्षिक तट रक्षक अभ्यास है जिसमें भारत, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिए। अब देखिए, जैसा कि इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आपने न्यूज भी सुनी होगी, फिर से चाइनीज का एक रिसर्च वेसल, स्पाई शिप कह लीजिए, वो कहां पर, माले के तट पर देखा गया है, जहां पर इंडिया, मालदीव और श्रीलंका कोस्ट गार्ड जो शिप्स हैं, ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रश्न आपको रखा है। अब वापस अगर प्रश्न पे लौटे तो मित्र शक्ति की बात करते हैं तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। इंडोनेशिया गलत ऑप्शन है। भारत और मालदीव 2009 से इक्विवेलेंट कर रहे हैं, ये एकदम सही हो जाएगा। दोस्ती की जब बात करते हैं तो वहां पर इंडिया, मालदीव और प्लस श्रीलंका, इंडिया और मालदीव ने स्टार्ट किया था, श्रीलंका बाद में इसमें ज्वाइन करा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। सेकेंड प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, कौन से कथन सत्य हैं। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक नया मंच के रूप में थी। 2023 का जो G20 का शिखर सम्मेलन था, वियतनाम इसके 21st जो मेंबर्स हैं उसके रूप में शामिल हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके इसको लगाने का प्रयास करिएगा। अब यहां पर आप देखोगे, इंडिया शुड बिकम एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन एनर्जी बाई 2047 टू अट्रैक्ट कैपिटल। यहां पर बोला जा रहा है कि 2047 तक हम ग्रीन एनर्जी को क्या करने लग जाएंगे, एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमको निवेश की आवश्यकता है। तो और ज्यादा जो विदेशी मुद्रा भंडार है हम उसको इंक्रीज कर पाएंगे। अब यहां पर देखोगे तो पहला कथन एकदम सही हो जाएगा। दूसरे कथन में वियतनाम नहीं है, यहां पर क्या होना चाहिए था, अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, केवल ए। थर्ड प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सत्य हैं। जवाहर पॉइंट शेक्टलन क्रेटर के पास वह स्थान है जहां 2008 में चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतरा था। शिव शक्ति पॉइंट की बात करेंगे तो वो चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल है। बहुत ही आसान स्टैटिक प्रश्न मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करने का प्रयास करिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट यूएस मून लैंडर 52 ईयर्स के बाद, लगभग 50 वर्षों के बाद, यानी कि सब इसके पहले कौन था, अपोलो 17। ठीक है, अपोलो 17 की बात करते हैं तो वो 1972 के आसपास यहां पर मून पे लैंड किया था। तो उसके बाद अब जाकर ओडिसी नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए, जो ओडिसी है, ठीक है, उसको वो जो लैंडर है ये यहां पर लैंड करा है, बट यहां पर इसके सिग्नल्स बहुत वीक आ रहे हैं। तो ये न्यूज चर्चा में आई। अब मून की बात करेंगे तो जवाहर पॉइंट एकदम बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ साथ शिव शक्ति पॉइंट जो है वो चंद्रयान का लैंडिंग स्थल था। जवाहर पॉइंट चंद्रयान 1 जहां पर टकराया था उस पॉइंट को बोलते हैं, और शिव शक्ति चंद्रयान 3 को। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2। चौथा देखिए प्रश्न, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग एक परिपक्व उत्पादन प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसके उत्पादन में करा जाता है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। अब इसको लगाने का प्रयास करिए। ये आप देखोगे, द हिंदू का आर्टिकल है। वियतनाम जो है वो 1 से 5 लाख टन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है 2030 तक। अब यहां पर हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बात होती है तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा, उसके निर्माण में जो प्रक्रिया होगी, उसमें जो विद्युत यूज होगी, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो उस विद्युत को बनाने में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान होगा। यानी कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो किसी भी ऐसे जीवाश्म ईंधन से नहीं बनेगी जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता होगा। अब अगर जहां पे बात करेंगे स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के बारे में, तो ये किसके लिए प्रयोग करी जाती है, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, 2015 का प्रश्न है, बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2 ये टेक्नोलॉजी है, ये किस संदर्भ में है। इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको करने का प्रयास करिए, सबको पता होगा। अब बोलगार्ड 1 या बोलगार्ड 2 की बात करते हैं तो ये आनुवांशिक रूप से जो पौधों को हम विकास करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहां पर देखोगे, जब बोलगार्ड 1 की बात करते हैं तो आपने बीटी कपास का नाम सुना होगा। तो उसमें जो बैक्टीरिया था जिसका नाम था बैसिलस थुरिन जेनेसिस,
इसके अंदर जो क्राई 2AB नामक जीन था उसका उपयोग कर रहे हैं, जबकि बोलगार्ड 2 में जो बॉलवॉर्म है, बॉलवॉर्म कौन सा, हेलियोथिसिस, ठीक है, आर्मी 11, इसके ये जो इसको बचाने के लिए कपास की खेती को बचाने के लिए हम लोग कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। कीटनाशक से हम कीट को हटाएंगे तो कीटनाशक से हमें दूसरे नुकसान है, तो हम कीटनाशक का प्रयोग कम कर पाए, उसकी वजह से हम लोग इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल पौधों का विकास करना। आज के तथ्य पे नजर डालेंगे तो सहकारिता मंत्रालय, ये एकदम स्टैटिक टॉपिक मैंने आज आपको लिया है। आपको पता है कि 2021 में इस मंत्रालय की घोषणा करी गई थी और इसकी टैगलाइन क्या थी, सहकार से समृद्धि। जब हम लोग सहकारिता की बात करते हैं तो फिर हमको इतिहास में जाना पड़ेगा जहां पर सहकारी आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो वही दौर था जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। तो औद्योगिक क्रांति के कारण आप देखोगे जो बहुत सारे ग्रामोद्योग भारत में भी थे वो भी सब बंद होना स्टार्ट हुए। तो लोगों के पास केवल एक विकल्प था कृषि में जाने का। अब उसमें भी लिमिटेड साधन थे, कोई कृषि में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स क्रिएट कर सके। तो अब यहां पर देखोगे पुणे के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, यहां पर क्या हो रहा है, जो भी किसान है तो साहूकारों के अगेंस्ट में हाई भू राजस्व लगा रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट में यहां पर विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो वहां से एक आंदोलन की शुरुआत होती, सहकारिता आंदोलन। बेसिकली अगर सहकारी समितियों की बात करोगे तो कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप, अगर इसको इतिहास के शब्दों में इसकी परिभाषा देंगे तो गरीबों का ऐसा कोई ग्रुप है जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए वो एक साथ आते हैं। तो इस तरीके से इनकी शुरुआत होती है। अब जब किसानों को लोन देने की बात आती है तो वहां पर निजी या राज्य जब लोन देने में असमर्थ होता है तो सहकारी समितियां यहां पर सामने आती है। जो कुटीर उद्योग होते हैं उनके लिए यहां पर जो अच्छे विकल्प सामने आते हैं। इसी के साथ साथ आप जोड़ोगे कि संविधान में 2011 में काम करने वाली सहकारी समितियों में 9B जो खंड था वो जोड़ा गया। इसी तरीके से मौलिक अधिकारों में भी 19(1)(c) जो मौलिक अधिकार है उसमें भी सहकारिता शब्द जोड़ा गया। यहां तक डीपीएसपी की जब बात करते हैं तो आर्टिकल 43B, इसमें भी सहकारी समितियों के बारे में मेंशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सहकारी समितियां, इनको ध्यान में रखिएगा। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का डेली क्विज आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले डेली क्विज में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।